नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस, हमारा खास शो जहां ब्रेकिंग से परे हम बात करते हैं खबर की तह तक। और आज एपिसोड नंबर 2। तो आज क्या सुर्खियां हैं पूरे दिन की जिस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले वो सुनिए। उमर अब्दुल्ला कल दिल्ली में होंगे और होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। यह मुलाकात बहुत अहम रह सकती है स्टेटहुड को लेकर, और साथ ही साथ कई सारे और मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर में इन दिनों गरमाए हुए हैं। यह मुलाकात दूसरी मुलाकात है उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। वहीं दूसरी ओर बात यह भी है कि आज जम्मू में इतना ज्यादा प्रदर्शन छात्रों ने किया कि पूरा जम्मू ट्रैफिक जैम हो गया। और कारण भी था संस्कृत, डोगरी, पंजाबी के लेक्चर्स की पोस्ट्स कम निकाला जाना। बहुत देर से यह मुद्दा धीरे धीरे गरमा रहा था, आज इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। बात यह भी कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तारीफ की, मगर यह भी कहा सुख सुविधाएं तो हो मगर खर्चा भी कम लगे ताकि आम आदमी कहीं ना कहीं अच्छा इलाज करवा पाए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, तो कवायद दोनों तरफ से हो रही है कि सेंटर के साथ और एलजी के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं। एलओसी के पास एक बार दोबारा से फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है और कश्मीर ठिठुर रहा है, जम्मू में भी ठंड बढ़ रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। सबसे पहली हेडलाइन, उमर अब्दुल्ला कल दिल्ली में होंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात होगी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद यह दूसरी मुलाकात है और बड़ी बात यह है कि यह मुलाकात 19 दिसंबर से एक दिन पहले हो रही है। 19 दिसंबर को होम मिनिस्टर जम्मू के गृह विभाग की एक अहम बैठक दिल्ली में लेने जा रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे और साथ ही साथ पुलिस और बाकी फोर्सेस के बड़े अधिकारी। उससे एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर का मिलना कितना अहम होगा, पवन जी? ये बहुत अहम है क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार काम कर रही है, एक तरफ एलजी की सरकार है और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार है। और उमर ने बातों बातों में कह भी दिया है कि डबल जो सिस्टम है उससे लोगों के काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरी मुलाकात एचएम से है, वो बहुत महत्व रखती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो दिल्ली के बिल्कुल करीब होती जा रही है और वो इस वजह से उन्हें पता है कि अगर हम दिल्ली सरकार से दूर जाते हैं तो बड़ा मुद्दा जो स्टेटहुड का है वो पीछे रह जाएगा। और साथ ही अपनी पावर्स भी हैं, विदाउट पावर्स के सीएम यहां पर कुछ नहीं है। और तमाम जो उनका कबीना है उन सब लोगों की जो फाइलें हैं वो थ्रू जीएडी और पाया एलजी के ही निकलेंगी। तो इसलिए दिल्ली के साथ दूरी नहीं, नजदीकी बनानी है और यही कारण है कि लगातार बैक टू बैक उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। और 19 दिसंबर का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर गृह विभाग की जो बैठक होनी है जिसको चेयर एचएम ने करना है, उस बारे में भी उमर अब्दुल्ला बात करना चाहते हैं कि आखिर उनका भी कहीं ना कहीं कोई रोल हो। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के साथ दूरियां मिटानी है, तभी तो रियासत को वापस लाया जा सकता है। और रियासत वापस लानी है तो कहीं ना कहीं संपर्क साधना बहुत जरूरी है। करीबन पिछले एक महीने से धीरे धीरे एक मामला तूल पकड़ रहा था। यह मामला था जम्मू कश्मीर में जो 10+2 लेक्चरर्स की और प्रोफेसर्स की कुछ नियुक्ति हो रही है, उसमें संस्कृत, डोगरी, पंजाबी के लेक्चरर्स कम क्यों? और संस्कृत की तो कोई पोजीशन ही नहीं आई, जबकि पर्शियन और कई सारे लैंग्वेजेस को जो है तवज्जो दी गई। इसके ऊपर छात्रों ने पहले प्रोटेस्ट किया और उसके बाद बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने सबसे पहले उनका समर्थन किया। फिर कई और सारे पॉलिटिशियंस भी साथ में आए। मगर आज जब इस मामले में कुछ नहीं हो पा रहा था तो जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र और अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र तवी पुल को जाम कर दिया और पूरा शहर जाम हो गया। फिर उसके बाद धक्का मुक्की भी पुलिस से हुई। 4-5 घंटे तक यह मामला चलता रहा। तो पवन जी, कहीं ना कहीं यह मामला तूल पकड़ रहा है। देखिए, 500 के करीब जो पोस्टें हैं वो निकलने जा रही है, जहां कहें कि वो फॉर्मेट पूरा बाहर आ चुका है, लेकिन उसमें डोगरी, संस्कृत और पंजाबी 3 भाषाओं को नजरअंदाज किया गया। डोगरी की 2, संस्कृत की 2 और पंजाबी की भी 1-2। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो 10 जिले हैं यहां पर 2 बड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। पहला नंबर डोगरी का है और दूसरा नंबर पंजाबी का है।
और यहाँ पर एमए डोगरी, पीएचडी डोगरी करने वाली बहुत सी छात्राएं छात्र यहाँ पर घर में बैठे हैं। और एक तरफ आप कहते हो कि डोगरी को कंपलसरी करना है, मिडिल स्कूल से लेकर 12th स्कूल तक, वहां हाई सेकेंडरी स्कूल तक डोगरी पढ़ानी है, तो पढ़ाएगा कौन जब आपके टीचर ही नहीं होंगे? तो आप ये पोस्टें क्यों कम कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप इस्लामिक स्टडीज, अरबियन, पर्शियन, वो पोस्टें आप 100 से ऊपर निकालते हो। तो जम्मू कश्मीर में 10 जिले जो हैं, यहां पर अरबी और इस्लामिक स्टडीज के छात्र नाम मात्र हैं। अब यहां पर उनकी पोस्टों को फिल करिए ना। डोगरी, पंजाबी और संस्कृत तो होनी चाहिए, देवानी है, उनकी भी तो पोस्टें होनी चाहिए। तो यही कारण था कि आज स्टूडेंट्स बाहर निकल आए हैं। और मुझे लग रहा है कि 28 विधायक जो बीजेपी के हैं, उनको भी अब इसके ऊपर बाहर आना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर सरकार से दो टूक बात करनी चाहिए कि अपनी मां बोली, जो अपनी भाषा है डोगरी, उसके साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे डेलीगेशंस तो सरकार को इस मामले पर मिल रहे हैं, और कोई डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार के लोगों से, और कुछ लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहे हैं, मगर दोनों ओर से ही कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए छात्रों को सड़कों पर आना पड़ा, छात्रों का ऐसा कहना है। बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात भी बहुत अहम रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का ही आदेश होगा कि मैं केंद्र सरकार से संपर्क साधता हूं और आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ समीकरण बिठा के रखिए, क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला के सेक्रेटरीट मिलेंगे तो ही मामले आगे बढ़ेंगे और मामले सुलझाए भी जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है कि आप यहां पर अपने मिनिस्टर्स एलजी के टच में रखिए। खुद आप दिल्ली में दूरियां जो है वो कम करिए, ताकि दोनों नजदीकियां जब पास हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर की बढ़ाई के लिए अच्छा होगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आगे चलेंगे, लोगों के मुद्दे जो है वो हल होंगे। नहीं तो पावर की लड़ाई के बीच में लोगों के मुद्दे एक साइड पे रह जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप एलजी और दिल्ली के टच में रहें, मिलकर काम करें, ताकि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए डबल इंजन की सरकार चले और लोगों के काम हो। दिल्ली जाने से पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे। वो विवेकानंदा चैरिटेबल हॉस्पिटल के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां कुछ नई फैसिलिटीज शुरू हो रही थी, उनका शुभारंभ, उनकी शुरुआत भी उन्होंने की, और साथ ही साथ ये कहा कि जनवरी 2025 में 55 साल हो जाएंगे इस हॉस्पिटल को बने हुए। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, जब कोई भी शख्स सरकारी अस्पताल में इलाज से सेटिस्फाई नहीं होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाता है, मगर यह जरूरी है इलाज तो अच्छा हो, मगर कहीं ना कहीं जेब भी ना कटे, क्योंकि आम आदमी को अच्छे इलाज की उम्मीदें होती हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं तारीफ की प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। दीपक, इसमें दो चीजें हैं। जब सरकार लोगों को सही शिक्षा देने में, अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रही, तो तब प्राइवेट इंस्टीट्यूट बने। जब सरकार लोगों को सही इलाज, अच्छा इलाज देने में नाकाम रही, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जन्म हुआ। तो कहानी यह है कि आप अगर अपने माशरे को, अपने उन दायरों को, अपने उन हॉस्पिटल, उतने ही इंस्टीट्यूट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनको अगर 1 क्लास पे रखते तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन के हैं वो ना पनप पाते। अब पनप चुके हैं, अब दुनिया इन पर आ चुकी है, और इलाज जो महंगा है, आप भले ही कहिए कि इलाज कम खर्चे का हो, लेकिन इलाज तो महंगा होगा ही होगा। और साथ में एक तरफ आप ये कहते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके मंत्री कहते हैं कि वहां पर कसाई भी बैठे हुए हैं, कि जो जाता है बचकर नहीं आता है। ये बात अलग है कि जिस हॉस्पिटल का उन मंत्री ने नाम लिया था, उसके ऊपर बहुत से ऐसे एलिगेशन पहले भी लगे हैं, और अभी हाल ही में एक नया केस भी वहां पर आया है। एक व्यक्ति की मौत होने के बाद परिवार के लोगों ने, आम लोगों ने बहुत हंगामा किया कि जो मंत्री कह रहे थे वो सही था। लेकिन मैं बात यहीं पर लाऊंगा कि उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल की तारीफ की होगी, लेकिन उनसे यह भी कहना चाहिए था कि आपका जो बिल होता है वो मरीज को ठीक तो कर देता है, लेकिन परिवार को बीमार कर देता है। कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कवायद तो कर रही है, मगर मुद्दे उठा रही है राष्ट्रीय। तो जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कल एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। एक पीसफुल मार्च उनके दफ्तर से लेकर राजभवन तक होगा, और उसकी अध्यक्षता करेंगे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद करा। मगर बात यह है, मुद्दा होगा अडानी का। तो आप जम्मू कश्मीर में अडानी को लेकर प्रदर्शन करेंगे तो जनता को कितना अट्रैक्ट या इंप्रेस कर पाएंगे? कोमा से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है दीपक, और जो हार का कोमा होता है उसमें ज्यादा समय लगता है।
आप इसलिए हारे कि आपने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। आपने कहीं पर भी स्मार्ट मीटर की बात नहीं की, आपने कहीं पर भी बिजली के बिल की बात नहीं की, आपने कहीं पर भी बिजली के पानी के जो बिल आ रहे हैं, पानी के जो मीटर लगने हैं उसकी बात नहीं की, कहीं पर भी आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं की, कहीं पर भी आपने लोकल लोगों के मुद्दों को बाहर नहीं लाया। जब आप अडानी, अंबानी या फिर दूसरे बड़े बड़े लोगों के मुद्दे लेकर जम्मू कश्मीर में आएंगे तो फिर लोग इतने ही वोट देंगे जितने इस बार आपको मिले। जहां छात्र सड़कों पे हैं प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की नियुक्ति को लेकर, वहां कांग्रेस अडानी की बात कर रही है। ये सोचना होगा इस बड़ी राजनीतिक पार्टी को कि हम जनता के साथ कितना जुड़ रहे हैं और क्या जुड़ने की बात करते करते और ज्यादा दूरियां तो नहीं बढ़ रही। मेंढर की बात करते हैं, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फॉरेस्ट फायर ने एक बार दोबारा से धमाल सा मचा रखा है। हर साल, हर वर्ष गर्मी में और सर्दी में एक बार ऐसा देखने को मिलता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी साजिश होती है, मगर दिक्कतें लोगों को आती है और इसकी आड़ से कई बार कोशिश भी होती है इन्फिल्ट्रेशन करवाने की। खैर, प्रशासन और सेना दोनों अलर्ट पर हैं। देखिए दीपक, इसके पीछे एक बड़ी साजिश होती है, क्योंकि जितने भी रूट्स होते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन के हैं, वहां पर सेना की नजर होती है और वहां पर बचने के लिए या रोकने के लिए बहुत से ऐसी डिवाइसेस भी लगाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही सर्दियों के दिन शुरू होते हैं, इस समय वहां पर जो घास है वो सूखी होती है, उसको आग लगाई जाती है तो पूरे जंगल में एलसी के साथ आग लग जाती है। बहुत से विस्फोट होते हैं, जो माइंस लगी होती हैं उनका विस्फोट होना शुरू हो जाता है, जो फॉरवर्ड पोस्टें हैं उनको विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये फायदा उठाने की कोशिश होती है कि सुबह जब घने कोहरे की आड़ में घुसपैठियों को इस पार भेजा जा सके और वो रास्ते आग लगने से क्लियर हो जाएं। हालांकि सेना सतर्क है, इस तरह के प्रयास गर्मी सर्दियों में होते रहते हैं, लेकिन जितनी बार भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं मुंह की ही खानी पड़ती है। लेकिन ये एक बड़ी साजिश है जो आग के जरिए पूरे एलसी के ऊपर चलती है। अगर आप पलाबला से बात करें तो अखनूर तक, पलाबला से बात करें तो पुंछ तक, पुंछ से लेकर जितने भी रास्ते में मेंढर या फिर रजौरी का केरी सेक्टर पड़ता है, यहां पर आग की घटनाएं आपको आए दिन अब देखने को मिलेंगी। कश्मीर पूरी तरह से सर्दी की जकड़न में है। ठिठुरन तो जम्मू में भी बढ़ रही है, मगर कश्मीर में पारा लगातार गिर रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि श्रीनगर में भी पारा -5 से नीचे चला गया है। ये नॉर्मली अमूमन तब होता है जब कश्मीर में चिल्ले कलां होता है। 40 दिन की जबरदस्त सर्दी, अभी चिल्ले कलां शुरू भी नहीं हुआ। इस बार लगता है अच्छी खासी सर्दी होगी, मगर कहीं ना कहीं ड्राई वेदर लोगों को बीमार भी कर रहा है। बिल्कुल, उसका नुकसान जम्मू में भी हो रहा है। बारिश नहीं हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं और खुश्क ठंड जो है वो परेशान कर रही है। किसान वेट कर रहे हैं कब बारिश हो, कब वो कंडी के इलाके के किसान जो है वो गेहूं की फसल को रोप सके। मैदानी इलाकों में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी टेल एंड तक नहीं पहुंचा है, वहां पर भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, गले खराब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। जम्मू में खास करके सुबह और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। कश्मीर में तो बर्फबारी होती है, लेकिन यहाँ जो जम्मू संभाग है जहाँ खुश्क ठंड होती है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द बारिश होगी। लोगों का उपचार सही बारिश से ही हो जाएगा, डॉक्टरों के पास जाना कम हो जाएगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। बहुत धन्यवाद पवन जी। ये थी आज की कुछ खास सुर्खियां जिनकी गहराई तक जाना जरूरी था, इसलिए हमने आपको खबरें पूरी तह तक बताई। कल भी एक बड़ी खबर है जो हमने आपको पहले भी बता दी थी, मगर विस्तार से कल पवन जी आपको कटरा से बताएंगे। कल कटरा में बंद रहेगा एक दोबारा से संघर्ष समिति एक्टिव हो रही है और पवन जी खुद कटरा जाकर पूरा विस्तार से बताएंगे कि सारा मामला है क्या, और उसके ऊपर कल शाम को हम दोबारा विचार करके आपको बताएंगे कि अंदर की डिटेल्स क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। मगर 24 घंटे में बहुत सारी हेडलाइंस होती हैं, हम उनमें से कुछ खास हेडलाइंस आपके लिए लेके आते हैं जिनकी डिटेल खबर तह तक जाकर आपको बताते हैं। उम्मीद है आपको बियॉन्ड द हेडलाइंस शो अच्छा लग रहा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक, फॉलो, शेयर करते रहिए और हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।